जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य रंजन आप सभी के अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ सीजल 2023 के टॉपर गर्व आहूजा हैं, जिन्होंने पूरे भारत में ऑल इंडिया रैंक 213 प्राप्त किया है। और पहले इनका जो रैंक बन रहा था वो ऑल इंडिया रैंक 39 था, लेकिन ये मार्क्स के बदलने की वजह से इनका रैंक 213 आ गया। हालांकि तब भी जो इनको पोस्ट चाहिए था और अब भी जो इनको पोस्ट चाहिए था वो इनका मन पसंदीदा पोस्ट इनको मिला है, और वो है इनकम टैक्स का पोस्ट। ठीक है, तो स्वागत करते हैं अपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का अपने स्टूडियो में। कैसा फील कर रहे हैं गौरव? थैंक यू सर, अच्छा लग रहा है सर। स्क्रीन के उस साइड से इस साइड पे आ गए, आपको वहाँ से देखते जब साथ बैठे हैं आपके, तो वर्थ इट था। जो भी मेहनत वगैरह करी पे ऑफ करती है एंड पे आके। देखिए, आपकी मेहनत का नतीजा है यहाँ पे, बाकी हमारी तो थोड़ी बहुत गाइडेंस हो जाती है, वो अलग बात है। ठीक है, तो गर्व जब रिजल्ट आया था तो फैमिली रिएक्शन क्या था? तो फैमिली रिएक्शन मिक्स था, मतलब ऐसा था कि रैंक अच्छी आएगी, लेकिन फिर रिवाइज आंसर की वगैरह आई तो 213 पे आ गई रैंक। बट लेकिन इतना कुछ था नहीं, मतलब मलाल वगैरह कुछ नहीं है। इनकम टैक्स पहले चाहिए था, अब भी वही मिल गया। एक बात हम आपको बता दें, गर्व जो है वो पंजाब से आते हैं, और पंजाब में मैंने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करते देखा तो है, लेकिन वहाँ के स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा रुझान है। ठीक है, सीजल के लिए बहुत कम बच्चे इच्छुक होते हैं वहाँ पे। अगर हम कंपैरेटिवली यूपी, बिहार और इन स्टेट्स की तुलना में बात करें तो वहाँ से आने के बाद में जैसे मोस्टली जो लोग होते हैं वो कनाडा जाने की सोचते हैं, फ़ॉरेन जाने की सोचते हैं। ठीक है, आप क्यों नहीं गए और आप सीजल की तैयारी में क्यों लग गए? तो सर फ़ॉरेन का क्रेज़ तो पहले नहीं था, मतलब फ़ॉरेन में ऐसा ना कि आपको अपना शरीर से निकालना पड़ता है। तो जब तक दिमाग चला दिमाग से निकाल लेते हैं, जब दिमाग बंद हो गया तो शरीर से निकाल लेंगे। तो बस ऐसा सोचा और फिर तैयारी में लग गए। पहले सीजीएल का प्लान नहीं था, कैट का प्लान था। अगस्त में ग्रेजुएट हुआ जैसे, तो नवंबर में कैट था। अगस्त कब? अगस्त 2022 में। 2022 में आपने ग्रेजुएशन हाँ जी कंप्लीट सर। की है? अगस्त के 2022 में इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। हाँ जी अच्छा, सर। और 2023 में आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है? यस सर। क्या बात है, एक साल की तैयारी में! 1 साल की तैयारी सर। बहुत शानदार है यार। तो फिर उसके बाद कैट की तैयारी शुरू की थी हाँ आपने? जी सर। सीजल शुरू भी नहीं किया? नहीं नहीं सर, सीजीएल का थॉट वगैरह भी नहीं था माइंड में। ठीक है, फिर बस कैट की तैयारी करी, और जैसे ही कैट हुआ नवंबर में, तो दिसंबर में सीजीएल का प्रीलिम्स था 2022 का। और 2022 का? 2022 का। और उसकी वैकेंसी भी उस अच्छी खासी 36,000 वैकेंसीज आई थी। तो लक भी साथ दे रहा था, तो भर दिया था द फॉर्म। तो लार्जेस्ट वैकेंसी इन द इन द हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ ऑफ सीजीएल। सीजीएल। तो भर दिया था वो भी। उसमें हमारे अच्छा गया वो प्रीलिम्स वगैरह। तैयारी थी क्योंकि बेसिस क्लियर थे, जीके में थोड़ा सा हाथ टाइट था, लेकिन बाकी 3 सेक्शन थे तो संभल गया था प्रीलिम्स। तो फिर चूंकि वो। कैट की जो तैयारी की थी उसके आधार पे सीजल का प्री आपने दे दिया हाँ जी सर। 2022 का। और ठीक प्रिंस है। वगैरह निकल गया। फिर कैट के इंटरव्यू में दोबारा लग गए, तो एक बार की फिर प्रिपरेशन बीच में रह गई थी। अच्छा। फिर मेंस आया सीजीएल 22 का, तो उस टाइम थोड़ा कम था क्योंकि इंटरव्यू वगैरह थे कैट के। तो उस टाइम फिर अब जब देखे टीचर्स वगैरह, तो कुछ शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए था। उस टाइम पे प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट पीक पे चाहिए थी, अगर मेंस में कोई अच्छी रैंक चाहिए तो तब आपकी प्लेलिस्ट वगैरह देखी तो 60 डे 60 मैराथन वाली, सो वो बेस्ट लगी तो मेरे मेरी को। प्लेलिस्ट आपको मिली कैसे, मतलब किससे, कैसे रेफरेंस पता चला कि यहीं एजुकेटर से पढ़ना है, कोई और भी तो हो सकता है? तो सर नाम वगैरह तो सुन रखा था रैंकर्स गुरुकुल का, दोस्त वगैरह भी मेरे कुछ जब मैं यूनिवर्सिटी में था डिग्री में, तो बच्चे वगैरह यहाँ से पढ़ कर गए थे, तो 2-3 वो बता रहे थे कि हम रैंक गुरुकुल से पढ़े हैं तो बढ़िया टीचर हैं। तो वहाँ से फिर देखा, एक तो आपकी प्लेलिस्ट पढ़ी थी, वो शॉर्ट थी। सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये था, टाइम भी शॉर्ट था, आउटपुट मैक्सिमम चाहिए थी, टू द पॉइंट वीडियो थी सारी। तो बस वो सोचा और फिर बस वो कर ही 60 दिया। डे 60 मैराथन से आपने कंप्लीट किया? हाँ जी सर। तो उसकी पहली वीडियो ही कंपाउंड इंटरेस्ट से शुरू होती है? हाँ एग्जैक्टली। अच्छा। और वो मतलब एक कंपाउंड ऐसा चैप्टर था जो मैं डरता था, मतलब मैंने कैट में वो चैप्टर छोड़ के गया था, मैंने कहा कोई नहीं, एक क्वेश्चन जाता है तो। लेकिन वो वीडियो ने ऐसा किया भी, कंपाउंड से ऐसा था उसके बाद कि कोई भी आधे कर लेंगे, ये तो ये दिमाग से कैसा भी सवाल आए ये तो बना लेंगे। कर लेंगे। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैं कहता हूँ ना कि हमारी यूट्यूब की सबसे हिट जो प्लेलिस्ट है वो 60 डे 60 मैराथन है, और अगर आपको कम समय के अंदर में पूरा रिवीजन करना है किसी भी भारत के एग्ज़ाम के लिए, तो वो सबसे बेस्ट प्लेलिस्ट है आपके लिए। ठीक है, और उसमें हमने करा भी इस तरीके से रखा है ना कि 60 वीडियो के अंदर में पूरा मैथ्स खत्म। और जो आपका फियर है जिस भी टॉपिक में, वो फियर को कवर अप कर देगा वो। बिल्कुल। तो फिर वहाँ से आपने देखा, तो बेसिकली आपने प्री की तैयारी कर ली 60 डे 60 मैराथन से। उसके बाद आपने मेंस के लिए कैसे किया? तो सर मेंस के लिए टाइम बहुत शॉर्ट था, आउटपुट मैक्सिमम चाहिए थी, पता नहीं था अभी कैसे करना है, क्या होगा पेपर में, क्योंकि और पेपर में स्पीड भी चाहिए, प्रीलिम्स की तरह नहीं है। 60 मिनट्स मिलते हैं 60 क्वेश्चन करने के लिए, अराउंड एवरेज करे 1 मिनट मिलता है क्वेश्चन करने के लिए। तो उसी के हिसाब से फिर मैंने, क्योंकि आपकी 60 मैराथन देख रखी थी, तो एक ट्रस्ट सा बन गया था, एक कनेक्ट सा मिल गया था, अभी इनसे पढ़ रहा हूँ तो इनके क्वेश्चन भी अच्छे होंगे। तो आपकी 60 डे 60 मॉक टेस्ट वाली बुक मंगा ली थी मैंने फ्लिपकार्ट अच्छा, से। मेंस की? हाँ मेंस के लिए, वो सीजीएल सीपीओ के लिए वो जो मिक्स बुक है, तो वो मंगा ली थी और उससे मॉक टेस्ट लगाए थे। फिर 2022 के लिए जैसे मैंने उसमें गेस्ट ऑफ ऑल पी वैक्यूज़ वाले लगा लिए थे,
और 23 में उसमें ब्रेन स्टॉर्म्स वगैरह कवर कर लिया था मैंने। अच्छा 2000 मतलब उसमें देखिए 6 चैप्टर्स हैं कुल मिला के। एक जिस्ट ऑफ ऑल PYQ है, एक टॉप क्वेश्चंस है, उसके बाद स्कोर बूस्टर के 2 हो गए और एक ब्रेन स्टॉर्मर हो गया। तो आपने उसमें 2022 में कौन सा लगाया था? जिस्ट ऑफ ऑल PYQ। हाँ जी, क्योंकि सर वो फर्स्ट टाइम दे रहा था तो पता नहीं था पीस प्री से आते कैसे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन अच्छा। अटैम्प्ट कैसे करने हैं, ओके। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए पहले गेस्ट ऑफ ऑल PYQs लगाया। 23 में क्योंकि तैयारी अच्छी हो गई थी, फाउंडेशन पे बिल्ड कर लिया था। वो जो पहले 360 मैराथन देखी थी, अब फुल फाउंडेशन से शुरू करके एक अच्छी बना ली थी मैंने पकड़ अपनी मैथ्स पे। तो तब ऐसा था कि एक थ्रेशोल्ड को क्रैक करना, जो दिमाग फंस गया था ना एक लेवल पे आके, तो उसको उससे आगे जाना है। अगर क्योंकि एसएससी इज़ वेरी इनप्रेडिक्टेबल, तो आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते मैथ कैसा आएगा, रीजनिंग कैसा है, क्या टफ आ जाए, कुछ पता नहीं है आपको। तो इसलिए एक सेफर साइड होने के लिए तो मैंने ब्रेन स्टॉर्मर वगैरह लगाए एंड वो क्वेश्चन मतलब बढ़िया थे वो। ब्रेन स्टॉर्मर के बारे में हम थोड़ा सा रिव्यू जानना चाहेंगे आपका। तो ब्रेन स्टॉर्मर सर ऐसे है ना, मतलब वो क्वेश्चन लेंथी इतने हैं, पहले तो आपको उसको पकड़ना पड़ता है कि बोल क्या रहे हैं क्वेश्चन। नो डाउट अगर आप कोई भी सीजे का पेपर उठाओ, जितना मर्जी टफ क्वेश्चन हो वो निकल जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ने में, कॉन्टेम्पलेट करने में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है, और ब्रेन स्टॉर्म ना इसी चीज़ को टैकल करने में आपकी हेल्प कर देता है। वो क्वेश्चन लेंथी हैं, क्वेश्चन को पकड़ने में टाइम जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन अगर आप करने लग जाओगे ना, एक बार पेन उठा लोगे, लिखना शुरू करोगे, निकल जाएगा क्वेश्चन आराम से। लेकिन वो डर खत्म कर देता है वो कि यार अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे तो पेपर क्या होगा? देखिए क्या होता है, 60 मॉक टेस्ट हमारी मेंस की किताब है और हमने स्पेशली वो किताब मेंस के बच्चों के लिए ही बनाई है। वो प्री के बच्चों के लिए हेल्पफुल है भी नहीं। असल में वो एक मेंस का मॉक टेस्ट का फॉर्मेट है जिसके अंदर 60 मॉक टेस्ट दिए गए हैं और उनमें जो सबसे टफेस्ट है वो ब्रेन स्टॉर्मर है। ब्रेन स्टॉर्मर एक एक्सरसाइज का नाम है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाता है। हालांकि उतने चैलेंजिंग लेवल के क्वेश्चंस पेपर में आते नहीं हैं, बट हम बच्चों को इसी वजह से प्रोवाइड करवाते हैं ताकि कहीं ना कहीं उनका दिमाग खुले। और जब एक बार दिमाग खुल जाता है ना तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है कि तुम पेपर कैसा भी दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम तो भाई सॉल्व कर लेंगे। तो 2023 के मेंस में मैथ्स में कितना स्कोर था आपका? क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मर लगा के आप गए थे, सारे चैलेंजिंग क्वेश्चन पहले ही सुपड़ा साफ कर दिया होगा, क्या स्कोर था मेंस में? तो सर मेज़ में ऐसा था ना, जब बच्चे, क्योंकि हमारा तो मिस मैनेजमेंट था थोड़ी पेपर में ना, तो पेपर शुरू हो गया, रफ शीट वगैरह दी नहीं थी, तो मैं तो एडमिट कार्ड पे करना शुरू कर दिया था। बाकी बच्चे चीख रहे थे, मैं एडमिट कार्ड पे शुरू हो गया था करना। अच्छा। तो जो बच्चे कह रहे थे पेपर पूरा नहीं हुआ, मेरा 20 मिनट्स पहले ही 40 में मेरा मैथ दोनों कवर हो गया था। क्या हुआ? इतनी स्पीड से मतलब मैंने कर दिया था, सारे क्वेश्चन मेरे कवर हो गए साथ के साथ, हाथ के हाथ। तो एक क्वेश्चन जो मेरा 86 मार्क्स बने मेरे फाइनली मैथ्स में? मैथ्स में 86, 90 में 86? 90 में 86। एक सवाल गलत? एक सवाल, वो भी प्रोबेबिलिटी वाला था, वो मैंने सॉल्व करा ही नहीं था। बच्चे कह रहे थे कि सॉल्व हुआ नहीं, मैंने करा ही नहीं क्योंकि उसमें लॉजिक लगा लिया था। सारे ऑप्शन 1 थे, बड़े थे, एक ही था जो 1 से कम था, तो मैंने बस वो टिक किया क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी एक से ज़्यादा हो नहीं सकती है, तो बाकी ऑप्शन जो है वो एक तरीके से इशारा कर रहे थे, मैंने कट कर दिए, तो लेकिन एसएससी ने उसे गलत नहीं माना है। हाँ, वो गलत नहीं माना। तो मुझे लगता है कि एसएससी की बड़ी गलती है। अगर हम फैक्चुअली बात करें तो वो सवाल गलत है, क्योंकि आप उसको जब जाके बिहाइंड मतलब पीछे जाके जब उसको सॉल्व करोगे तो पता चलेगा जो डेटा उन्होंने दिया है उस डेटा के आधार पे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। लैंग्वेज सही है, फॉर्मेट सही है, बट उनका दिया गया डेटा गलत है। ठीक है, तो उसके लिए अवार्ड मिलना चाहिए आपको। मार्क्स मतलब 4 नंबर, तो 90 आउट ऑफ 90 आपके हैं। क्या बात है, बहुत शानदार। तो मैथ्स की तैयारी आपने इस तरीके से की अपने सीजल के जर्नी में, ठीक है, कि अपने यूट्यूब से सारी क्लासेस को फॉलो किया और मेंस के लिए रिलीजियसली, और उसके बाद जो है आपने मेंस के लिए जो है किताब लगाई। हाँ जी सर। बहुत शानदार। देखो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से सिलेक्शन नहीं होता है, आपके सामने एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बैठे हैं जिन्होंने यूट्यूब से ही पढ़ाई करके जो है पूरी की पूरी तैयारी अपनी की है। उसके बाद इंग्लिश की तैयारी आपने कैसे की? तो इंग्लिश में सर जैसे बच्चों का मेन डर वो कैब वगैरह रहती है, तो मैंने इंग्लिश में क्या था कि सुबह उठ के इंग्लिश माध्यम के टेलीग्राम चैनल से एक एडिटोरियल वगैरह में पढ़ लेता था। उसमें वो कैब वगैरह भी थी, वो कवर कर ली। इंग्लिश माध्यम क्या है, थोड़ा सा? इंग्लिश माध्यम सर एक टेलीग्राम चैनल है, तो वो जो हिंदू के एडिटोरियल्स है ना, वो डेली वो पोस्ट करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। अच्छा। उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, जो अच्छी वोकैबलरी होती है, उसके वो मीनिंग वगैरह दिखाते हैं, टेंसेस वगैरह बताते हैं, नरेशन, फिर उस एडिटोरियल के बेस पे कॉम्प्रिहेंशन भी होता है। तो इट्स ओवरऑल कवरेज हो जाती है एक आपका, जो सुबह सुबह उठ के आप जैसे देते हो, तो इट्स जस्ट लाइक अ मॉक। जैसे मॉक में कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, तो सब ऑलराउंड तैयारी हो जाती है उससे आपके एडिटोरियल से। तो वो एडिटोरियल करा, तो जैसे इंग्लिश माध्यम से कवर हुआ, फिर प्रशांत सर की वीडियोस वगैरह देखी, और वहाँ से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जो प्रशांत सर यूट्यूब पर करा रहे हैं। यूट्यूब पे सब मेरा जो सारी प्रिपरेशन है वो सारी यूट्यूब से हुई है। प्रशांत सर भी मुझे लगता है कि काफ़ी चुन के काफ़ी सेलेक्टिव वर्ड्स लेकर आते हैं। बिल्कुल, जो क्योंकि वो खुद सेलेक्टेड हैं, सीजल का पेपर दिया है, सीपीओ में ऐसा ही सेलेक्टेड हैं, तो काफ़ी एक आइडिया है उनको पेपर को लेकर, और मैथ्स इंग्लिश में काफ़ी अच्छे नंबर भी हैं उनके। ठीक है, तो मैंने सेशंस भी देखे हैं प्रशांत सर के, चाहे वो वन वर्ड के हो गए या कोई भी हो गया, बहुत तरीके से पूरा का पूरा एक लेक्चर में, एक लेक्चर में वन वर्ड ख़त्म, एक लेक्चर में साइनो ख़त्म,
तो मुझे लगता है उससे बच्चे को काफ़ी हेल्प मिलती है पेपर के बिल्कुल टाइम सर। पे। ओके। और इंग्लिश में फिर जो पंडित की ना 4 पीडीएफ्स थी, एक 500 टॉप 500 वोकैब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वो वर्ड भी जिस्ट है, सब्स्टिट्यूशन। मतलब वो भी मैंने काफ़ी बच्चों से सुना है। हाँ जी, वो मतलब कि इट्स लाइक होली कवरेज है वो, मतलब कि आप ब्लैक बुक जैसे सुनते हैं, तो उससे मेरे को उससे भी बेहतर लगी है 4 पीडीएफ्स। मतलब अगर मैं कहूँ कि गारंटी कोई ले सकता है कि इस पे पेपर वोकैब से बाहर नहीं आएगी, तो वो पीडीएफ्स हैं वैसे, मतलब इनसे बाहर नहीं पूछेगा ऐसे से। अच्छा, हाँ जी सर। तो पंडित्स के टेलीग्राम से वहाँ पे हाँ मिल जी गया सर, आपको। वो उनका जो फ्री चैनल है वहाँ से तो बस। आप उनके फ्री चैनल पे जुड़े हुए थे। हाँ जी सर। बहुत शानदार। उसके बाद आपने रीजनिंग की तैयारी कैसे शुरू की? तो सर मैथ में जैसे मैंने बाइंड कर लिया था कि बस आदित्य सर से करना है, उनकी मॉक टेस्ट सब कुछ उनसे लगाना है। तो रीजनिंग में क्या था कि आपको अपनी डायमेंशंस खोलनी है, आपको कि पजल आती है उसमें, तो आप टीचर्स फिक्स नहीं कर सकते उसमें। कंसेप्ट्स वगैरह हैं जो बेसिक, जैसे क्यूब्स हो गए, काउंट द फिगर्स हो गए, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गए, वो मैंने विक्रम जी सर से कवर कर लिए सारे। हाँ, सेम मतलब ये सेम। सारे काउंटिंग फिगर के, क्योंकि उनके उनमें जो तरीके हैं मुझे लगता है बहुत बेहतरीन है। अच्छे से एक्सप्लेन करना और फिगर्स के अंदर फिगर्स, वो बच्चे को बहुत परप्लेक्स करता है। हाँ जी सर। लेकिन एक दो और सर की वीडियोस भी मुझे लगता है ऐसी हैं कि 2-3 घंटे की वीडियो में ऐसा क्लैरिटी मिल जाएगा कि फिर दोबारा कुछ और देखने अटकता की नहीं है, ज़रूरत क्वेश्चन नहीं है। अटकता नहीं। यस हाँ, सर। अटकता भी नहीं है और दोबारा कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, उसके बिल्कुल आधार नहीं। पे ही सारा का सारा आप कर लोगे। जैसे मुझे अभी भी याद है ट्रायंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करना, पहले वो एक लाइन खींच के हाँ, ट्रायंगल बेस बताते बना हैं, दिए, एक और पूरा बेस है। बेस बनाएंगे, तो वो माइंड में फिगर फॉर्मेशन होते रहता है हाँ जी। कि कभी कोई फिगर में अगर एक लाइन खींच के भी ट्रायंगल बना दिया तो तुरंत आप 3 बोलोगे कि एक ट्रायंगल में एक लाइन खींचा तो 1, 2 और 3। तो बहुत शानदार सर का तरीका रहता है। ठीक है, तो फिर वहाँ से आपने रीजनिंग का कवर किया आपने। रीजनिंग कंसेप्ट वहाँ से किए, उसके कंसेप्ट बाद सारे? कंसेप्ट सारे वहाँ से किए। क्या बात। फिर वो टेलीग्राम पे जो पंडित हैं वो डेली टारगेट्स वगैरह डालते हैं रीजनिंग के, वहाँ से कवर करा। फिर उसके बाद द पंडित्स के टारगेट्स को आपने फॉलो किया? हाँ जी सर। जैसे जैसे वो जो टॉपिक्स बताते थे पढ़ना है, तो उन टॉपिक्स को आपने उस तरीके से कवर हाँ, किया। क्योंकि उसमें ऐसा था अभी टीचर्स को फिक्स रखने का आप रीजनिंग में अफोर्ड कर नहीं सकते, क्योंकि आप जितने ज़्यादा टीचर्स पढ़ोगे उतना अच्छा रहता है आपके लिए। पेपर में आप फिर कंफ्यूज नहीं होगे, कोई कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आपने सारे टीचर से करे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें आपने। सॉल्व करें आपने। हाँ, सो दैट हेल्प्स। तो वहाँ से फिर प्रैक्टिस कैसे की आपने रीजनिंग तो की? प्रैक्टिस में सिंपली मैंने जो था ना, यूट्यूब पे जाओ और एसएससी सीजीएल रीजनिंग प्रैक्टिस सेट, जो भी आ गए टीचर सब कवर कर दी बस। सारे प्रैक्टिस सेट किसी के भी, हाँ, मतलब कोई किताब फॉलो नहीं किया आपने? कोई किताब वगैरह फॉलो नहीं किया, जो प्रैक्टिस रीजनिंग था। किताब ही नहीं ली? नहीं नहीं सर, कोई रीजनिंग किताब नहीं, बस मैथ की किताब थी एक और। मुझे लग रहा है कैट की प्रिपरेशन यहाँ पर आपको थोड़ा एक एज दिए हुए था। आपको बस सवाल देखने थे कि हाँ रीजनिंग के सवाल होते कैसे हैं, और फिर वो आपको यूट्यूब से हेल्प मिल गया। हाँ जी सर, बहुत क्योंकि शानदार। कैट बेसिकली जो पूछता है वो पजल्स पूछता है। Puzzles इसमें पूछता है। कोडिंग, डिकोडिंग, काउंट द decoding, फिगर्स, हाँ। क्यूब्स, तो इसमें थोड़ा डिफरेंट आ जाता थोड़ा है। डिफरेंट आता है, तो वहाँ से आपको मिला। बहुत अच्छा। फिर उसके बाद जीएस की तैयारी कैसे की? जो बच्चों का दुखती रग है, मतलब कि परेशान रहते हैं सर, करंट अफेयर कर लो, स्टैटिक कर लो, ये कर लो, तो उसकी प्रिपरेशन कैसे किया आपने? जीके में सर मेरा भी हाथ बहुत टाइट था, मतलब कि 2022 वाले में तो जैसे जो फाइनल था मेंस में, तो मेरे आए थे 22 या 23 नंबर आए थे। वो भी सिर्फ इसीलिए आए थे क्योंकि साइंस ज़्यादा पूछी थी और साइंस बैकग्राउंड है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। बाकी जीएस बहुत बुरी थी। साइंस वालों का ये फ़ायदा मिल जाता है कि मतलब अच्छी पढ़ रखी है 10वीं 12वीं तक, तो अटेम्प्ट हो जाते हैं हाँ, क्वेश्चन। जीके वहीं से हुआ था बस, जब तक वहाँ पे गया था। फिर 23 में जब जंप करा तो लगा कि अभी अगर रैंक चाहिए अच्छी तो जीएस तो पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स ये आपको सिलेक्शन दिलाएगा, लेकिन रैंक जीएस दिलाएगा। क्या बात है। मैं हमेशा एक छोटी सी बात और बोलता हूँ कि जीएस को आप आसान मत समझिए। जीएस किंग मेकर था, किंग मेकर है और किंग मेकर रहेगा। ठीक है, बाकी किंग है लेकिन वो किंग मेकर है। ठीक है, तो किंग मेकर जो होता है ना वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और लोग अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं जीएस को। मुझे लगता है कि वो समझता है बोरिंग है, कौन पढ़ेगा, थोड़ा सा कवर करके चल लेते हैं। तो उसके बारे में आपकी राय क्या है, मतलब कि क्या थोड़ा सा कवर करने से होगा? देखिए, जैसे आपने महत्व तो बता दिया कि जीएस का महत्व कितना है, पढ़े कैसे उसको, एक एक सेक्शन वाइज अगर हम बात करें तो करंट अफेयर को लेकर आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? हाँ, तो सर थोड़ा पढ़ने वाली गलती तो मैंने करी थी प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में क्या था, मैंने कहा पॉलिटी कर लेते हैं कितना एक भी सेक्शन। समझा लो, लेकिन अभी पहली हाँ, बार वो जब तक पहले- जलता नहीं है ना, तब तक हाथ नहीं। आदमी खींचता नहीं है, नहीं अब जल गया अब खींच लेंगे। अब दोबारा थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। हाँ, तो प्रीलिम्स में क्या था कि मैंने बस पॉलिटी करी और एंशिएंट हिस्ट्री करी, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री क्या आती है, एक मैंने जीवी टूबर करके यूट्यूब चैनल है, उनसे एक वन शॉट वीडियो देख ली थी बस। तो एक स्टोरी टाइप फॉर्म हो गई थी और पॉलिटी देख ली थी। पॉलिटी क्या है, शॉर्ट टॉपिक है और उसमें क्वेश्चन बन जाते हैं, तो बस वो करके गया। करंट अफेयर्स वगैरह कुछ नहीं करे। नंबर आए प्लीज में 12.5। बाकियों में मेरे ओवरऑल मार्क्स जो थे प्लीज में यही नतीजा होता है एक वीडियो देख के जाने का। देख 152.5 थे मेरे ओवरऑल प्लीज मार्क्स, तो वो 3 सेक्शन बचा लिए। 150 कट ऑफ गई थी इस बार, मेरे टोटल बने 152.5, उसमें 12.5 नंबर सिर्फ जीके के थे। 140 नंबर 3 सेक्शन से कवर करे मैंने। आप इस बात को समझिए, थोड़ी इसकी गहराई को समझिए आप लोग,
क्या होता है कि जितनी शिद्दत से हम लोग मैथ इंग्लिश रीजनिंग कवर करते हैं उसका 10% शिद्दत भी हम जीएस में नहीं लगाते हैं, और नतीजा यही होता है। दो तरह के कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट वो है जिसके मैथ में, इंग्लिश में, रीजनिंग में मतलब आप ऐसे मान के चलो कि 150 नंबर का पेपर हो गया ना, तो आप 140 लेकर आए, और जीएस में जैसे इनका है वो 12.5 नंबर है तो 152 हो गया। वहीं दूसरा कैंडिडेट ऐसा है जो 45 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेल रहा, वो दो सब्जेक्ट में आराम से जो है 40 प्लस लेकर आ रहा है, एक में 45 प्लस लेके आ रहा है, लेकिन वहीं जीके में अगर उसका 30 प्लस का स्कोर है तो आराम से 160 तक वो स्कोर कर सकता है। और ये तो मैंने तब कहा कि जब उसके स्कोर कम है, अगर वो 45 के साथ 35 नंबर लेकर आ जाए तो आप सोचो उसका स्कोर कितना बढ़िया होगा। और ये एक बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पर आपको बाकी सब्जेक्ट में 2-3 नंबर अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन जीएस में मैक्सिमम स्कोर करो। आसान भाषा में अगर हम ये कहें तो भैया पूरा स्कोर करने के बजाय आप 50 मत स्कोर करो, कोई इशू की बात नहीं है। मैथ इंग्लिश रीजनिंग पे पूरा फोकस मत जाओ, नहीं 50 ही लाने हैं। 2-3 नंबर कम भी आएंगे तो चलेगा, लेकिन जीएस में इतना टारगेट लेके चलो कि 30 प्लस लेकर आना है, वो पूरे के पूरे भीड़ से आपको अलग करेगा। बिल्कुल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया? फिर अभी जीएस का जब रिजल्ट आया, स्कोर कर देखा 12.5, तो लगा कि चेंज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ गलती हो रही है। मैथ इंग्लिश के अच्छे नंबर थे तो शॉर्ट था कि सही ट्रैक पे हूँ, इन्हीं सर को फॉलो करना है, ऐसी स्ट्रेटजी चलेगी आगे। लेकिन जीके में अब स्विच करना जरूरी था, तो देखा कि क्या करें अब। तो विकास ताय सर की वीडियोस थी, उसमें जीके की स्ट्रेटजी वीडियो थी उनकी, तो वो देखी। उन्होंने वो टीचर्स वगैरह बताए, कुछ टीचर वगैरह खुद सर्च किए, तो उसमें ना पारमार सर मिले मेरे को, परमार एसएससी। तो उनकी एक वीडियो थी एंड उन्होंने वीडियो में गारंटी ले रखी थी कि आप ये वीडियो देख लो, आपके 50 प्लस मैं स्कोर करवाऊंगा। और मेरे को था कि बंदा इतनी गारंटी ले रहा है यूट्यूब पे, तो कोई बात तो होगी। तो फिर उनका चैनल देखा, उनके पीवाई की सीरीज़ थी, ऑल सब मेरी प्रेपरेशन जो है यूट्यूब से हुई है ऑल। तो पीवाई की सीरीज़ थी और नीटो सीरीज़ थी, 2 सीरीज़ शुरू करवाई थी उन्होंने। तो पीवाई की सीरीज़ शुरू करा मैंने जीके करना, और बस उन्हीं को फॉलो करा मैंने रिलीजियसली। और मेरे मेंस में इस बार 54 आउट ऑफ 75 नंबर मार्क्स थे। क्या बात है, मतलब तो उन्होंने जो गारंटी ली पूरी करके वो पूरा हुआ। बिल्कुल सर, मतलब गारंटी उनकी, मेहनत आपकी बराबर। बिल्कुल सर। तो पेपर में ऐसा लग रहा था जैसे पेपर सेट उन्होंने करके दिया। जब पेपर क्वेश्चन निकाल रहे थे ना, तो वैसा लगा पेपर सेट उन्होंने किया, इतने अच्छे उन्होंने पढ़ाया था। क्या बात है। और बाकी उसके बाद में फिर आपने पूरा का पूरा वहाँ से कवरेज किया। प्रैक्टिस कहाँ से किया आपने? प्रैक्टिस के लिए सर जैसे मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, तो आप कोई भी लगा रहे हो। मैंने टेक्स्ट बुक के ले लिया सब्सक्रिप्शन, तो उनके मॉक टेस्ट जैसे लगाने वेडनेसडे और सैटरडे 2 दिन लगाता था। संडे को मेरा लाइव मॉक रहता लीवर बोर्ड पे, वो फिक्स था। और जैसे 15 दिन बाद जैसे थोड़ा बर्न आउट, कुछ आप थक गए हो, ये उनके लिए बता रहा हूँ जो अभी रिपीटर्स हैं, जिनको भी स्पीड बना रहे हैं। तो मैं क्या करता, मैं बैंक के मॉक्स लगा लेता, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क के। तो क्या है, उसमें आपको 20 मिनट में 35 सवाल करने पड़ते हैं, जहाँ पे आप 1 मिनट में 1 सवाल कर रहे हो, वहाँ पे 40 सेकंड्स भी नहीं आपके पास सवाल करने को। तो वो एक आप स्पीड, आपको एक रिदम मिल जाती है, तो आप डरते नहीं हो मेज़ में। अगर आपको क्वेश्चन अटक भी जाए, अगर आपके 2 मिनट भी लगा दे क्वेश्चन में, आपको पता है आपने बैंक वगैरह मॉक्स दिए हैं कि आप 1 मिनट से कम में भी निकाल सकते हो क्वेश्चन को। तो वो ही एक आपको कॉन्फिडेंस दे देता है पेपर में कि यार वो भी निकालें, ये भी निकाल लेंगे। तो ऐसा भी सेफ साइड करके सब कुछ चल। तो मॉक टेस्ट के बारे में क्या लगता है आपको कि कब से मॉक टेस्ट देना शुरू करना चाहिए? क्या हमें सीधा फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे आ जाना चाहिए, या उसके पहले कोई हम जो है सेक्शनल मॉक टेस्ट भी देना चाहिए हमें? तो सर अगर आप बिगनर हो ना, अभी शुरुआत कर रहे हो, तो मैं कहूँगा एक स्ट्रेट अवे एक मॉक दे दो, आपको पता लग जाए आप स्टैंड कहाँ पे कर रहे हो। हाँ, पहला मॉक तो शुरू में ही दे दो। हाँ। जो मैंने भी दिया था, मतलब जब मैंने तैयारी शुरू की थी, इनफैक्ट मैं आज बच्चों को भी सजेस्ट करता हूँ यही बात कि अगर तुम तैयारी करने की सोच रहे हो तो पहले दिन ही तुम एक टेस्ट दे देना, ताकि उससे तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी लेवल क्या है, तुम होल्ड कहाँ करते हो, और फिर तब उसके बाद में समझ में आएगा कि आगे प्रिपरेशन कैसे करना है। बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट मॉक से आपको पता लग जाता है कि आपका रीजनिंग में होल्ड है, जी इंग्लिश में होल्ड है, तो आप वहाँ पे कॉम्प्लिसेंसी थोड़ी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपका मैथ वीक है, तो आपको पता है भी अब मेरे को इस पर अपना टाइम देना पड़ेगा। एग्जैक्ट। तो वो वीकनेस और स्ट्रेंथ पता लग जाती है आपको पहले। तो जनरली आप क्या सजेस्ट करेंगे, कब से मॉक टेस्ट देने का सही समय रहेगा? सेक्शनल टेस्ट कितने देने चाहिए, कब से देने चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बच्चों को बताइए। तो मेरा ऐसा सजेशन रहेगा कि जैसे अगर आपने कोई टॉपिक मैथ से कवर करा, ठीक है, तो आपको शुरुआत में आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहे ना दो, ठीक है, आप बस ऐसा करो जैसे आपने टाइम एंड वर्क खत्म करा मैथ से, वीक के एंड पे आगे एक सेक्शनल दो, और कोशिश ये करनी है कोई क्वेश्चन रुकना नहीं चाहिए उतने टाइम फ्रेम में। अगर क्वेश्चन रुक रहा है तो दोबारा जाओ उस क्वेश्चन पे, दोबारा देखो क्या गलती रह रही है। मतलब एक बार आपने टॉपिक खत्म करा है तो इसको इतनी अच्छी तरह से करो कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप उसको फोड़ दोगे बस। बहुत शानदार। और कंप्यूटर और टाइपिंग की किस तरीके से आपने प्रैक्टिस की, कहाँ से पढ़ा आपने? तो कंप्यूटर का मैंने एक अरिहंत की बुक मंगा ली थी, कंप्यूटर अवेयरनेस की, और अरोड़ा क्लासेस का एक चैनल है, तो उनसे मैंने कंप्यूटर पढ़ा था। कंप्यूटर आपने वहाँ से कवर कर लिया था? हाँ जी सर।
ठीक है, और उसके बाद में टाइपिंग? टाइपिंग के लिए मैंने ऐसा था कि मैंने जब मेरा प्रीलिम्स हो गया था टाइप, तो 2 मंथ पहले मैंने 15 मिनट बस डेली के टाइपिंग वगैरह पे लगाने शुरू कर दी थी, 15 मिनट्स डेली। और जो ऐसे स्पीड मांगता है ना, वो अगर आप देख के भी करोगे तो भी आ जाएगी। तो टाइपिंग इज़ नॉट एन इशू। अगर आप 2 महीने पहले भी शुरू कर रहे हो ना, 15 मिनट आप रोज़ दे रहे हो, मतलब आप ऐसे ऐसे करके हाँ, भी करोगे तो भी हो जाएगा। तभी हो जाएगा। तो हमारे बीच है यहाँ पे कैमरे के पीछे एक पर्सन है जो ऐसे ऐसे करके करके और टाइपिंग 3 बार निकाल चुके हैं। तो लोग कहते हैं ना ऐसे ऐसे करके नहीं होगा, हो सकता है। हो सकता है। चलिए, बहुत शानदार। तो इस तरीके से आपने टाइपिंग क्लियर किया। हाँ जी सर। बहुत अच्छी बात है। और फिर उसके बाद कुछ जनरल सवाल है मेरे, हाँ जी, हाँ जी। जो बच्चों की तरफ से मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पहला सवाल यहाँ पर ये कि कितने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन होगा? ये एक बड़ा फैक्ट रहता है कि नहीं, ज़्यादा घंटे पढ़ेंगे ना तो जल्दी सेलेक्ट हो जाएंगे। सर मेरे हिसाब से आवर्स इतने इफेक्ट नहीं करती जैसे अपनी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट करती है। अगर आप 2 घंटे पढ़ के 30 पेज निकाल रहे हो किरण के या कोई भी पीवे की बुक के निकाल रहे हो 3 घंटे, और आप 10 घंटे पढ़ के भी आप 15 पेज निकाल रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं उस अपने आर्स को उस कैलकुलेट करने का। तो आर्स की जगह मैं अपने टारगेट्स लेके चलता कि आज ये टॉपिक कवर करना है, भले 2-3 घंटे लगे, 4 लगे, 5 लगे, बस टॉपिक खत्म करना है। तो सोने से पहले करके जाना है बस टॉपिक। तो टाइम बाउंड ना करके मैंने अपने को टॉपिक बाउंड कर लिया, टारगेट बाउंड कर लिया कि इतने टाइम में ये फ्रेम करना बस। फिर भी पढ़ने का शेड्यूल क्या होता था आपका? शेड्यूल ऐसे था कि सुबह उठे 9 बजे, तो 9 से 10 एक मॉक टेस्ट, अगर वेडनेसडे सैटरडे है। अगर नहीं है तो सुबह उठ के बस सीधा टेलीग्राम पे जाके शिफ्ट करता था मैं। तो इंग्लिश माध्यम और कैलकुलेशन क्विज मैं रोज़ लगाता था, तो वो एक बहुत चीज़ हेल्प तो करती है। कैलकुलेशन कैसे करते थे? कैलकुलेशन क्विज तो मेरे बेसिकली मैंने सारा पहले तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन पेन से था, लेकिन फिर लगा कि यार माइंड में करना पड़ेगा, अगर चाहिए सिलेक्शन तो स्पीड इसी से बनेगी। तो फिर वैदिक मैथ्स वगैरह सीखा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखे कैसे करना है। फिर रोज़ कैलकुलेशन क्विज लगानी थी, तो कैलकुलेशन क्विज मैंने पंडित के टेलीग्राम ग्रुप से लगाई, उनकी वहाँ से? हाँ। तो सुबह उठ के पहला काम मेरा यही था कैलकुलेशन क्विज लगाने, क्योंकि सुबह उठ के अगर आप अपने माइंड को इतना हैक्टिक दे रहे हो ना, और मॉक जिस दिन पेपर होगा आपको ज़्यादा सारा आपका जो माइंड है ना वो वर्क करना चाहिए। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आपको तभी फील होगा। तो सुबह उठ के सबसे पहला काम कैलकुलेशन क्विज, तो माइंड एक वर्क में आ जाता है, एक रिदम पकड़ लेता है कि आज काम करना पड़ेगा, आज अभी शुरुआत इतनी भारी कड़ी है तो पूरा दिन भारी जाएगा। तो वो एक रिदम में आने के लिए सबसे पहले कैलकुलेशन क्विज लगाया, फिर बाकी चैनल्स फॉलो करे। फिर शुरुआत करता था मैथ से। मैथ से आपकी वीडियो देखिए, अगर कोई वीडियो देखनी है तो, अगर वीडियोस कवर्ड हैं तो पीवाई के क्वेश्चन लगाने, मॉक टेस्ट लगाने, मैथ के सेक्शनल लगाने। फिर जैसे मैथ कवर हुआ फिर रीजनिंग पे, ऐसा था भी एक दिन में हर सब्जेक्ट करना है। टाइम फिक्स था कि 9 से 3 के बीच मैथ इंग्लिश रीजनिंग कवर कर दी है। फिर 2-3 घंटे बाहर आउटिंग, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आउटिंग बताओ थोड़ा। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि दिन भर आउटिंग 2-3 घंटे वो करते क्या थे आउटिंग में? तो आउटिंग में जैसे मैं तो गुरुद्वारे जाता था, ठीक है, मार्केट घूम लिए दोस्तों के साथ, कुछ खा पी आए। तो ये ज़रूरी है, दिन भर आप पढ़ रहे हो, आपका माइंड फटीग हो जाता है। ये आपका आउटिंग का ये पार्ट रहता था ताकि थोड़ा माइंड को रिलैक्स हो, माइंड फ्रेश हो। और फिर आने के बाद में फिर आने के बाद फिर जीके, क्योंकि अब माइंड फ्रेश है, माइंड में स्पेस है, अब नई चीज़ों को याद कर सकते हो, याद कर सकते हो, ग्रास्प कर सकते हो। ये बात तो इसलिए जीके उस टाइम पे करता है, क्योंकि जीके थोड़ा हैवी वर्क, थोड़ा आपको याद रखने चीज़ें ज़्यादा हैं, जाना है। तो जीके उस टाइम करता था। रात को सोने से पहले जैसे एक बार फिर आंखें बंद कर रिवाइज कर लिया कि आज क्या पढ़ा जीके में। तो ऐसे देख दिन खत्म, फिर बस अगला डे शुरू, इस तरीके से। ओके, तो रिवीजन के लिए आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? रिवीजन के लिए क्या? तो रिवीजन मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब इन द एंड ये मैटर नहीं करेगा आपने कितने सोर्सेज से पढ़ा है, ये मैटर करेगा आप एक सोर्स को कितनी बार पढ़ रहे हो, कितनी बार पढ़ रहे हो। एग्जैक्टली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता और ऐसे और क्योंकि रिवीजन का क्या है कि ज़्यादातर आपका मेंस जो होगा ना, क्योंकि मेंस मैटर करता है, प्रीलिम्स इतना मैटर तब करता है अगर आप कट ऑफ क्लियर होगी ना आपकी, तो प्रीलिम्स बस कट ऑफ क्लियर तक की है। मेंस में आपको अच्छी रैंक चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो एक अच्छी पोस्ट मिलेगी। तो मेंस का जो सेंटर हमेशा आपके घर से ऑलमोस्ट दूर आएगा, तो आप इतना कुछ लेके जा नहीं सकते, सारे नोट्स नहीं उठा सकते, सारे नहीं ले जा सकते, ना रीजनिंग के, ना इंग्लिश के, ना जीके की इतनी बुक्स हो जाती हैं। तो मैंने क्या था, एंड वाले दिन आपकी ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक वो यूज़ करी। अच्छा, आपने भी पढ़ी है? हाँ, वो तो पढ़ी सर। मुझे लग रहा है शायद ही कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो सिलेक्शन लिया हो और उसने ब्रह्मास्त्र किताब ना पढ़ी हो। तो उसके बारे में थोड़ा बताओ कैसे क्या है वो? सही बता रहे हो आपकी, हम सभी चीज़ों को कैरी नहीं कर सकते, लेकिन एक वो किताब है जिसको कैरी कर सकते हैं, तो संपूर्ण गणित कैरी करके चल रहे हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि लास्ट डे पे आप इतना कुछ कैरी करोगे तो बर्डन ही बढ़ेगा, बर्डन ही पड़ेगा। हाँ। तो एक फॉर्मूला बुक कैरी करी। फॉर्मूला बुक ऐसी थी वो कि मैं बस पे, जैसे 6 आवर क्या मेरा डिस्टेंस था अपने घर से सेंटर तक का, तो सुबह सुबह बस पे खोली और 6 घंटे में कवर सारा मैथ एक बार रिवाइज हो गया। कोई क्वेश्चन थे मैंने उसमें मार्किंग कर रखी थी, अगर जैसे कोई सीवियन थ्योरम है, कोई इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जिसका यूज़ कर सकता हूँ, तो वो मार्क कर रखी थी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और उससे पता है क्या होता है, मुझे लगता है कि एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन आता है। हाँ, कि चलो ठीक है, पढ़ लिया था पूरा, अब रिवीजन हो गया, अब भैया ओके, हाँ, अभी मैथ कवर हो गया, मैथ को बंद कर सकते हैं, टेंशन कोई दिक्कत नहीं। तो मैथ के लिए बस वो एक मैं नोट्स खुद बना रखे थे रीजनिंग के, जो डिफ़िकल्ट पैटर्न्स थे
जो डिकोडिंग में आते हैं। जैसे एक बार रीअरेंज कर दिया, फिर बाद में वोवल कर दी, फिर +1 कर दिया, 3-4 स्टेप तक जाते हैं, तो वो लिख रखे थे। और फिर जीके के लिए लूसेंट उठा ली थी साथ में, और बाकी पीडीएफ वगैरह सारी फ़ोन में थी। तो बस वहाँ जाके नहीं, पहले बस इतना कुछ रिवाइज करा, ज़्यादा बर्डन लिया खुद पे, क्योंकि पहले स्ट्रेस इतना नहीं ले सकते, क्योंकि पेपर वाले दिन आपकी प्रेपरेशन, आपका माइंडसेट बहुत मैटर करता है। अगर आप पेपर देने जा रहे हो, पेपर में लक, एसएससी में जितना भी कह लो, लक मैटर करता है। लक मैटर करता है, ये बात है। हाँ, वो इतना है कि अगर आप प्रेपरेशन जितनी ज़्यादा करोगे ना, तो लक उतना कम हो जाएगा। मतलब यूनिवर्सिटी पर कुछ का रिलेशन है इनमें, प्रेपरेशन ज़्यादा है, लक फैक्टर उतना कम हो जाएगा। लेकिन इन द एंड प्रेपरेशन 100% आप कर नहीं सकते, जीके में कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा। हाँ, ये तो बात मैं मानता हूँ कि कभी भी किसी एस्पिरेंट की 100% सिलेबस कभी पूरा नहीं होता है। नहीं होगा। हाँ, वो हमेशा सेंस रहता है, इनकम्प्लीट का वो होता ही रहता है। तो लक का मतलब फैक्टर आएगा ही आएगा हमेशा। हाँ, लेकिन लक के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं रह सकते पूरा, वो हाथ में ही नहीं है, मेहनत जो करना चीज़ हाथ पड़ेगा में है तब वो होगा। बस उस पर फोकस। तो एट द एंड आप बच्चों को क्या बताना चाहेंगे? कुछ 2-3 बातें जो अपने लाइफ में ध्यान रखें, अपने तैयारी को करें। तो बस ये ध्यान रखो कि शुरुआत कर रहे हो भी है अगर, तो एक बैकअप लेके चलो, क्योंकि बैकअप से क्या है, एक माइंड में प्रेशर नहीं आएगा। फैमिली प्रेशर तो वैसे भी इतना नहीं देती अगर आप पहले दूसरे अटैम्प्ट में हो तो, लेकिन एक खुद पे प्रेशर आता है, दोस्तों को देखे प्लेसमेंट हो रही है, वो वहाँ जा रहे हैं, तो एक बैकअप रखो, एक स्मूथ सा बैकअप, कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री साथ साथ करते रहो, साथ साथ प्रेपरेशन करते रहो। तो आजकल बहुत सारे बैकअप्स हो रहे हैं, कोई कोर्स वगैरह कर लो, तो बैकअप रखना बहुत ज़रूरी है। और साथ के साथ तैयारी करते रहो, रिवीजन टाइम पे करो, और मॉक वगैरह लगाओ, और इतना कुछ चिल रहो, इतना कुछ ऐसे तोड़ू नहीं है। लोग हाइप कर देते हैं, 25 लाख जो पेपर देते हैं, 10-12 अपीयर होते हैं, 70,000 सिलेक्ट होते हैं, उनमें से 8,000 एंड पे आके रैंक में आते हैं। तो कंपटीशन जो है वो 25 लाख से नहीं, 70,000 से ही है। तो बस वो ध्यान से बात है। ठीक है, चलो, तो बहुत बढ़िया आपके लिए टिप्स है। तो फाइनली दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इंटरव्यू आपको अच्छा लगा होगा और आपके हर एक सवाल का जवाब जो है वो गर्व ने आज आपके वीडियो में दिया होगा। अलग अलग तरह के हमारे इंटरव्यूज़ आ रहे हैं और सब में अलग अलग तरह की कहानियाँ, अलग अलग बातें सीखने को है। ऐसा नहीं कह सकते कि आपने सिर्फ एक इंटरव्यू देख लिया तो आपको कंप्लीट सेंस मिलने वाला है। कहते हैं ना, सुनो सबकी, करो अपनी। आपको बेस्ट निकालना है आज के इंटरव्यू से, और आपको साथ में इस कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि गर्व की कौन सी ऐसी बात थी जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से सहमत हुए। ठीक है, वो आपको कमेंट में बताना है। और बहुत अच्छा लगा गर्व आप यहाँ पर आए और हमारे बच्चों को जो है वो आपने गाइड किया। ठीक है, अब अगला पड़ाव आपका क्या है आपके लाइफ में? अभी सर मैं से शुरुआत करी है, मतलब मैं तो ऐसे मानता हूँ कि अभी स्टडी की शुरुआत है, अभी दिमाग चल रहा है। अच्छा, तो अभी रुकना क्यों है, तो आगे आगे करेंगे अभी कुछ ना कुछ। तो यूपीएससी की प्रेपरेशन। तो अब आगे आप यूपीएससी की तैयारी हाँ जी करेंगे। सर। चलिए, तो आगे आने वाली आपकी यूपीएससी की जर्नी, उसके लिए पहले से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बहुत आगे बढ़े आप, और आप लोग भी मेहनत करो इसी तरीके से, आप भी सिलेक्शन लो और यहाँ पर आओ। ठीक है, सभी को ऑल द बेस्ट, और आपको भी। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।